हेलो दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 1 से लेके 5 सेट तक मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। ये सेट 6 से लेके आपको सेट 10 तक मैं इसकी टोटल आज भी 5 सेट कराने वाला हूँ। एक सेट में 15 क्वेश्चन रहता है। जो भाग 1 में आपका क्वेश्चन आएगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें 3 क्वेश्चन इतिहास के, 3 क्वेश्चन भूगोल के, 3 क्वेश्चन संविधान शासन, 3 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था और 3 क्वेश्चन करेंट बिहार से रिलेटेड रहेगा। ये टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन पर 4 नंबर है, इसकी टोटल 15 × 4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60। आपका एग्जाम जो होने वाला है ये 20 दिसंबर को होने वाला है। उस आपको कल तक मैं ये पूरा बुक का पार्ट 1 खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो मुझे ज़रूरी लगेगा वो भी मैं करा दूंगा आपको। तो जो भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं मास्टर वीडियो में भी मैं आपको ये करा चुका हूँ, पहले ही दे चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखे 1 से 5 वाला पार्ट तो वो भी देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी। जो 1857 यहाँ पर होना चाहिए था, सिपाही विद्रोह होना चाहिए था, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1856 में ही ज़्यादा है, क्योंकि उस समय एनफील्ड जो कंपनी थी यहीं वो कारतूस बनाती थी जिसमें आपको चर्बी लगा रहता था, आपको सुअर और गाय का, और उसे दांत से खींचना होता था। और मंगल पांडे पहला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था। और ये बिहार से जो 1857 की क्रांति की मुख्य भूमिका निभाए थे, क्योंकि यही कहीं ना कहीं कारण था इसके 1857 की क्रांति में। आपको एक होता है ना कि आगे में तिल्ली डालने का, घी में तिल्ली डालने का, वो वाला में। ठीक, तो ये जो 1857 की क्रांति की भूमिका बिहार के आरा के जगदीशपुर से निभाए थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ये भी याद रखिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह। उनके ही नाम पर आपको कॉलेज भी स्थापित है आरा में। ठीक है, ये याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए संविधान सभा में जो आपको समिति बनाया गया था, मुख्यतः 7 समिति बनाए गए थे। उसमें देखिएगा कि आपको एक समिति बनाया गया था अल्पसंख्यक तथा मौलिक अधिकार समिति भी बनाया गया था। उसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये दोनों का, अल्पसंख्यक का और मौलिक अधिकार दोनों का उप समिति भी बनाया गया था। तो अगर उप समिति बात किया जाए अल्पसंख्यक वाला उप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? एस.सी. मुखर्जी बनाए गए थे। एस.सी. मुखर्जी बनाए गए थे, ये याद रखिएगा, उप समिति जो बनाया गया था अल्पसंख्यक वाला। और अगर समिति पूछे तो वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, लेकिन उप समिति देते ही यहाँ पर क्या लगा देना है? एस.सी. मुखर्जी। ठीक, ये आपको याद रखना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है आपको प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 में, देखिए ये आपको 1897 में स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। स्वामी आपको रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। ये कहाँ पर? तो कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर, पश्चिम बंगाल में की गई बेलूर मठ की स्थापना जो किया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा। इस मिशन का उद्देश्य मानव सेवा था। ये सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। रविदास सभा का गठन करने का श्रेय जिसे जाता जाता है उनके पिता का नाम। पिता का नाम मैं बता देता हूं, आप सोच लीजिए। मीरा कुमार के पिता का नाम, जो मीरा कुमार जो आपको लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये कौन थी? मीरा कुमार, उसके आपको याद रखना है। और उनके पिता का क्या नाम था? जगजीवन राम नाम था। ठीक, और उन्होंने ही क्या किया था? रविदास सभा गठन किया था, ये याद रखिएगा। ये कब गठन किया गया था? तो ये दिया है 1928 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 के आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद, और यहाँ पर कड़ा होगा, कोस नहीं होगा, कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ठीक, यहाँ पर देखिए जो आपको बक्सर की युद्ध हुआ था, ये हुआ था कब? तो 1764 में हुआ था, निर्णायक युद्ध हुआ था। और फिर आप देखिएगा कि 1765 में, ठीक, इलाहाबाद और काड़ा को सौंप दिया जाता है। किसको? तो ये आप देख सकते हैं, जो आपको सौंप देते हैं, कौन सौंप देते हैं ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ के? तो ये आपको अवध के नवाब ने इलाहाबाद और काड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ठीक, तो ये 5 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। उससे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी के 1757 में। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर याद रखिएगा। अब ये पूछता है कि जब हार हुई थी, ठीक, जैसे कि आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, जब हार हुई थी शाह आलम द्वितीय का, तो इसके बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, दीवानी अधिकार प्राप्त कर ली थी। और फिर आपको अवध के जो नवाब थे, इलाहाबाद और काड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिए थे, जो कि कंपनी के पास चले गए थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र, मैकमोहन रेखा चीन के और भारत के बीच में पाई जाती है, और ये 1914 में खींचा गया था, ये याद रखिएगा। जो भारत और तिब्बत वाला क्षेत्र है उसके बीच में। तो ये पूछ रहा है कि तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, ठीक, जिसे ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र से प्रस्तावित किया था। ठीक, और आज इसे चाइना नहीं मानता है। ठीक, ये आपको बोल रहा है कि कहाँ पर जाकर ये किया था? तो ये शिमला में हुआ था। ठीक, शिमला में, यह याद रखिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं।
और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो ये 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ द्वारा खींचा गया था, रेडक्लिफ रेखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है, 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। तो मैंने बताया सबसे बड़ा जो जलप्रपात है भारत का गरसोप्पा, जो गुरसप्पा है, ठीक। इसका नाम क्या है, जो जलप्रपात भी नाम है, तो जो गुरसप्पा का नाम है, और ये कर्नाटक में पड़ता है। कौन सी नदी पर, तो शरावती नदी पर, ठीक। 7 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये याद रखिएगा, गुरसोप्पा जो जलप्रपात है ये शरावती नदी के कर्नाटक में स्थित है और जोग प्रपात के नाम से भी ये जाना जाता है, तो जोग गुरसोप्पा याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, तो ये पटना में ही खोला गया था, ये पटना में खोला गया था। ये बिहार में पूछ रहा है कि 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, तो पटना में खोला गया था, ये याद रखिएगा। और इसे पटना हाई स्कूल के ना उस समय था, तो पटना हाई स्कूल वर्ष 1835 में खोला गया। जिला स्कूल इस स्कूल के आधार पर संस्थागत बनाया गया था, इसे बाद में जिला स्कूल भी कहा गया था। और इसके बाद भी भागलपुर में भी जिला स्कूल की स्थापना की गई थी, अलग अलग और भी जिले में जिला स्कूल की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले 1835 में पटना बिहार की राजधानी है और गंगा और सोन के जो आपको मिलन स्थल है वहाँ पर ये पटना बसा हुआ है। भारत में कौन सी आदिवासी समुदाय बीज अधिकतर, यहाँ पर देखिए, भारत में कौन सी आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर के सिरोही के अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो माउंट आबू है, ये याद रखिएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर वहीं पर स्थित है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो उदयपुर में ये जनजाति पाई जाती है अधिकतर, ये कौन सी आदिवासी है, ये आदिवासी जो पाई जाती है कौन से है, ये आपको बताना है, जो कि अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। तो ये तो आप आराम से लगा सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, ये कौन सा हो जाएगा, भील जनजाति, ठीक, भील, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो माउंट किलिमंजारो देखिएगा, तो ये तंजानिया का है, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तंजानिया आपको पूर्वी तट पर इधर ही पड़ेगा, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के जैसे ऐसे आइएगा तो ऐसे इधर पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, तंजानिया में पड़ता है, ठीक। एक निष्क्रिय आपको ज्वालामुखी है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभ करने के लिए मंच स्थापित किया, तो कौन सी समिति स्थापित किया गया था, तो 1957 में स्थापित किया गया था ये समिति, और त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने के लिए कहा था पंचायती राज व्यवस्था में, ये बुलंद राय मेहता समिति है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर 2 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और पंचायती राज जो है ना, ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, ये 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में मिला था, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे, ये पूर्व में किस पद पर आसीन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जब जीवन की शुरुआती देखिएगा, तो इनका जन्म जो हुआ था ये आपको सिवान जिला में हुआ था, ये याद रखिएगा, सिवान जिला में हुआ था, बिहार के सिवान जिला में। और उस समय ये वकालत करते थे कोलकाता उच्च न्यायालय में, ठीक, कोलकाता उस समय था क्योंकि पटना नहीं बना था। लेकिन जैसे 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में आ गए थे, मीन्स कि पटना उच्च न्यायालय में आ गए थे। और उसी समय क्या हो कि ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए थे, ठीक, चेयरमैन चुने गए थे, ये याद रखिएगा। तो ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए थे, ये याद रखिएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे, ये भी याद रखिएगा। और इससे पहले भी ये आपको रह चुके थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे, जो आपको मंत्रिमंडल था अंतरिम सरकार वाला, उसमें खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी ये काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में 2 मंदिर जो है आपको पहाड़ वहाड़ काट कर गुफा मंदिर है, एलोरा है, एलिफेंटा, ये आपको कैलाश मंदिर है। एलोरा कौन सा मंदिर है, कैलाश, तो महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है, सबसे मंदिरों में एक है, ये कौन सा है, कैलाश मंदिर है, ठीक। ये आपको एलोरा के कैलाश मंदिर याद रखिएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये राजपूत द्वारा बनाया गया था, राजपूत शासक जो कृष्ण प्रथम थे उनके द्वारा बनाया गया था, एलोरा के कैलाश मंदिर कहलाता है ये, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो जरूर आपको कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि जो होता है के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो कहा जाता है ये पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है, क्या, पूंजी लाभ अनुपात, ठीक। देखिए अक्सर आप देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चला गया ना, ये आपको 11th-12th में चला गया, ये बुक में क्वेश्चन तो ऐसा सेट किया गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। और यही लड़कों को क्या कर देता है, अभी लड़के सेट लगाएंगे तो पक्का इसमें गलती कर देंगे, क्योंकि वो तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, तो इसमें गलती कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको 15 क्वेश्चन का सिलेबस है वो आपको 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, और पूरे बुक निकाल कर देखिएगा इकोनॉमिक्स का जैसा क्वेश्चन सेट किया गया वो 12th स्टैंडर्ड का सेट किया गया है। तो अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं भी आपसे बनता है तो घबराइए मत, वो 10th स्टैंडर्ड से ही पूछेगा,
ठीक, इसलिए मैं आपको कराते रहता हूँ कि आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मूल लेखांकन समीकरण है, ये भी है, ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ये भी आपको हार्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये भी, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो ये कौन सा है, संपत्ति बराबर होगा देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, ये क्या होगा, मूल लेखांकन का समीकरण होता है। ठीक, 15 का आंसर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए ये रहा, ये आपको सेट 6 था, 1 से 5 तक पहले कराए थे, ये छठा खत्म हुआ, अब 7वां सेट स्टार्ट होता है। ठीक, जो भाग 1 में आपको आता है ना क्वेश्चन, भाग 1 में आएगा सामान्य ज्ञान का 1 से लेकर 15 तक, वही मैं आपको करा रहा हूँ। उसके बाद आगे बोलिएगा जो वो भी मैं करा दूंगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था, ये बताना है कि निम्न में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था, ये बताइए। ठीक, तो नेताजी, नेताजी सब लोग जानता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे, यही नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। सबसे अच्छा नेता हम तो मानते हैं इन्हीं को, सुभाष चंद्र बोस को ही। अब आपका आप कौन किसको मानते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध में ये भारत छोड़कर चले भी गए थे और जाकर आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किए थे, और इनका जितना योगदान है, बाप रे इतनी योगदान है इनका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे। जलालुद्दीन मोहम्मद किसे कहा जाता था, अकबर को कहा जाता था। अकबर का 2 युद्ध जरूर याद रखिएगा। अकबर ने सबसे पहले पानीपत के द्वितीय युद्ध लड़ा था। ठीक, ये याद रखिएगा। जो पानीपत के द्वितीय युद्ध था ये 1556 में हेमू और अकबर के जो संरक्षक थे बैरंग खां, उनके बीच में हुआ था। और एक और युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ये आपको महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और अकबर के बीच में। ठीक, ये दोनों युद्ध आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, तो ये याद रखें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया। पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मुगल वंश से कुछ बता दीजिए कि मुगल वंश का स्थापना किया था। प्रथम जो आपको पानीपत की युद्ध हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किया था। ठीक, उसके बाद उसका बेटा बना था कौन, तो आपको हिमायू बना था। हिमायू को हराया भी था कौन, तो शेर शाह सूरी, जिनका मुकबरा सासाराम में है। ठीक, उसके बाद हिमायू का बेटा अकबर था, फिर अकबर का बेटा आपको आया जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहाँ आया, फिर उसके बाद औरंगजेब आया। ऐसे कर लास्ट जब देखिएगा तो लास्ट मुगल बादशाह जो थे ये बहादुर शाह जफर थे, या बहादुर शाह द्वितीय भी उनका नाम है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह भी इसे बोला जाता है। और 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर न्योता दिया था कि आप आइए, यहाँ पर किसानों पर बड़ा अत्याचार होता है। और 3 कठिया जो व्यवस्था था बिहार में, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था, और उससे क्या होता था कि खेत की जो उर्वरकता था खत्म हो जाता था और नील भी अच्छे दाम नहीं मिल पाता था। तो इसी को उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी ने आया और सबसे पहला अपना सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, और चंपारण बिहार में स्थित है, ये याद रखिएगा। अभी 2 वो जिला बन चुका है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए नेपाल के साथ जो भी सीमा बनाते हैं उनका नाम ही याद रख लीजिए, 7 है। 7 ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक, अब आपके मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वह ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ साझा नहीं करता इस ऑप्शन में, जहाँ पर कपास, ये आपको जूट सबसे ज़्यादा होता है। भारत में जूट सबसे ज़्यादा जो होता है वही जिला है। अब बताइए आप कौन सा जिला है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जिला नेपाल के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता। कौन कौन साझा करता है तो मैं यहाँ से आपको सजा कर बता देता हूँ। ऐसे है ना, बॉर्डर बनाता है ना ऐसे, तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर यहाँ पर आ जाता है पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद आ जाता है सीतामढ़ी के नाम सुने होंगे। ठीक, फिर उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी के नाम सुने होंगे, फिर उसके बाद सुपौल का नाम आप सुने होंगे, और उसके बाद अररिया, अररिया का नाम सुने होंगे, और सबसे अंत में आता है यहाँ पर किशनगंज। इसलिए यहाँ पर देखिएगा जब पूर्वी ऐसे आता है मानसून तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है पूरे बिहार में, तो किशनगंज में। तो ऐसे कर कर देखिए ये 4 और 3 7 ऐसे जिला है जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक, और ये पूर्णिया नहीं बनाएगा। पूर्णिया किधर बनाएगा तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से बनाता है ये बॉर्डर, ये याद रखिएगा। 5 देखिएगा, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का प्रयोग करेंगे, आंदोलन कहा जाता है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बताया था कि अंग्रेजी सामानों का बहुत बड़े स्तर पर बहिष्कार किया गया था और बोला गया था कि अपना देश वाला जो बनाया गया है उसका पहनो, उसको अपनाओ। ये जो था ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद देशव्यापी आंदोलन चला था और वो था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी था, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये पूछ सकता है कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था ये समय कौन थे गवर्नर, ये पूछ सकता है ना। तो बंगाल का विभाजन करने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है जो कि 1905 में किए थे, और ये आंदोलन भी शुरुआत हुआ था उसी समय। उसके बाद उसके 1 साल बाद ही 1906 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में क्या हुआ था कि सूरत का विभाजन हुआ, आपको जो गरम दल नरम दल में आपको कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर पूछे तो वो हो जाएगा सहारा, और गर्म दे तो गर्म भी हो जाएगा, सहारा ही हो जाएगा। ठीक,
तो ये याद रखिएगा। अगर भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो वो कौन हो जाएगा, थार रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। एशिया में पूछे तो गोबी हो जाएगा, लेकिन ये शीत वाला रेगिस्तान है, ठंडा वाला रेगिस्तान है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहते हैं। तो जो बाहरतम हिस्सा होता है पृथ्वी का जिसमें बाहरतम मेंटल भी शामिल है, ये कहलाता है कौन, स्थल मंडल। ये कहलाता है स्थल मंडल। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे तो आप कर ही लिए होंगे। पृथ्वी पर लगभग 71% पर आपको पानी पाया जाता है, इसलिए आपको अंतरिक्ष से आपको नीला दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है। अब तो एकमात्र नहीं है, एक और है, ये याद रखिएगा। यह क्वेश्चन ऐसे भले सेट किया गया है कि एकमात्र धरोहर स्थल है, तो इसमें से कौन से हो जाएगा। तो ये सबसे पहले जो किया गया था ये महाबोधि विहार जो आपको बोध गया है वहीं पर मंदिर है, उसी को किया गया था। ठीक, और उसके बाद तो नालंदा आपको विश्वविद्यालय जो खंडहर वाला है उसे भी किया गया था। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 के आंसर यहाँ पर देखिए, ये देखिए 8 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। या इसमें से अगर दे देता कि इसमें से ये भी दे सकता है कि अगर कोई डी ऑप्शन में दे सकता है 1 और 2 तो 1 और 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को ने जुलाई 2016 में बिहार में नालंदा महाबिहार के जो खंडहर है, खंडहर देखिए नालंदा बौद्ध मठ खंडहर जो है, नालंदा आपको जो महाबिहार जो था जो प्राचीन काल से था, उसे भी विश्व धरोहर स्थल में के रूप में आपको किया है। ठीक, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले महाबोधि विहार। क्वेश्चन नंबर 9 है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो काराकोरम है पर्वत श्रृंखला, ये याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी जो है उसके सर्वोच्च चोटी जो मानी जाती है K2 मानी जाती है, जिसका नाम क्या है, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, ये याद रखिएगा। ऊंचाई इसका पूछ सकता है तो 8611 मीटर होता है, और सबसे ऊंचा पूछे तो आपको 8848.16, ये याद रखिएगा। अभी 86 पॉइंट में बढ़ गया है, ये जो हो जाएगा ये आपको माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई हो जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा काराकोरम में, तो K2। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या होता है, तो कार्यपालिका के प्रमुख होता है, ये याद रखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों का। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का, भारत के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का, भारत के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का। ये याद रखिएगा कि इसमें से कोई भी पहले भी अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। राष्ट्रपति क्या होता है कि जो केंद्र स्तर पर है, इसकी भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक, और राज्य के स्तर पर पूछे तो राज्यपाल हो जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सभी जानते हैं। ये प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। अगर पूछे कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसे हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है संसद द्वारा, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और इसे आपको राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने योग्यता होनी चाहिए, और ये अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक, ये सब बस इतना मैं आपको ज़्यादा है इतना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में ही राज्यों के बारे में दिया है कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है ना अलग अलग राज्यों की प्रतिनिधित्व, वो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो अलग अलग होते हैं उनके शपथ ग्रहण के बारे में दिया हुआ है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बाढ़ सुपर थर्मल। जो बाढ़ सुपर थर्मल है यह स्टेशन जिसे NTPC कहा जाता है, NTPC बाढ़, वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है, ये याद रखिएगा, बिहार के बाढ़ में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, ये बहुत बड़ा है थर्मल पावर प्लांट, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों का सेवा आवश्यक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोई बनना चाहता है तो किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय जो है, इसकी अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय होता है, उसमें कितना कम से कम उनका कार्यकाल होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ये कितना होना चाहिए, ये 5 वर्षों तक होना चाहिए। ठीक, किसी भी उच्च न्यायालय में। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आर्टिकल 124 के 3 में साफ साफ बोला गया है 3 चीज़ कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता होनी चाहिए अगर बनना है तो। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो गांधीवादी जो दर्शन है अहिंसा है, ठीक है,
व्यवसाय, देखिए व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रह्मचर्य दे रहा है, सत्याग्रह दे रहा है, ठीक, ये सब है, लेकिन यहाँ पर व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये बताइए NAM क्या है? तो ये जो है आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, और राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम है, माफ कीजिएगा, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार है, ठीक, ये याद रखिएगा, ANM राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब यहाँ से 7वां आपको खत्म होता है, 8वां शुरू होता है सेट, और इसमें भी 15 क्वेश्चन हो गए। देखिए खांसी और आपको सर्दी के चलते ही मैं ज़्यादा वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम आपको बहुत समीप है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि अपना पूरा समय आप लोगों को दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका फ़ायदा हो। बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भरे हुए हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा हुआ है, जो भी भरे हैं उन्हें यस लिखना है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, और इसे क्या किया गया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसके अकॉर्डिंग। तो भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ दिया गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान का कवर करता है। इसमें क्या? तो ये संविधान में पंचायत, यहाँ पर देखिए पंचायत शीर्षक से अनुच्छेद जो एक परिच्छेद जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ दिया गया था, जो आर्टिकल 243 से लेके ओ तक है, ए से लेके ओ तक है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो पहले का आंसर 3 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। माफ कीजिएगा। देखिए मैं जल्दी कोशिश करता हूँ जितना जल्दी आप लोगों का रिवीजन करा दूँ, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर रिवीजन के तौर पर हो जाता है तो इसका आपका ज़्यादा फायदा होता है। देखिए पंचायती राज के बारे में मैं कुछ बता दूं, जैसे इसका संवैधानिक दर्जा तो दिया गया था, उसके आपको दिया ही है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ये पूछ सकता है कि जो पंचायती राज का है मुख्यतः वो कौन से आर्टिकल के तहत से आया था? जो DPSP में आर्टिकल 40 है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे बोला जाता है राज्य के नीति तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 देखिएगा, तो उसमें यह प्रावधान किया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा। और जो पंचायती राज जो है सबसे पहले जो लागू किया गया था, ये कहाँ से लागू किया गया था? ये राजस्थान के नागौर जिला से लागू किया गया था। अभी इसका वर्णन भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 है, और आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसका वर्णन साफ साफ दिया हुआ है, ठीक, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों को, वस्तुओं को सुरक्षा देता है? ये भी DPSP से लिया गया है, राज्य के नीति तत्व से लिया गया है। इसमें देखिएगा तो आर्टिकल 49 से ये क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं को संरक्षण से संबंधित है, ठीक। आर्टिकल 50 बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या करता है? तो ये करता है कार्यपालिका को न्यायपालिका जो है उससे अलग करता है, मीन्स कि ये आपको शक्ति सिद्धांत पर काम करता है, ठीक, कि दोनों एक दूसरे के काम में नहीं हस्तक्षेप करेंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात ये करता है, ठीक। और आर्टिकल 48 का करता है तो कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है, और 48 का जो है ये पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीव वो की रक्षा से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये सभी आर्टिकल संविधान के भाग 4 से है संबंधित, जो कि DPSP बोला जाता है, राज्य के नीति तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये आपका आता है DPSP में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो महत्वपूर्ण भारत के बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों में से एक नहीं है, इसमें से बताना है कौन से नहीं है। तो ये हो जाएगा SLR, इसमें कहाँ दिया है? 3 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्धित SLR। वर्धित SLR जो है ये भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? SLR बहुत लोग नहीं समझ पाते। देखिए SLR क्या होता है ना, इसका मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। इस करते क्या है? तो कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एक निश्चित राशि जो है नगद या सोना या कुछ बॉन्ड के रूप में, मान्यता प्राप्त बॉन्ड के रूप में निवेश करना पड़ता है, ठीक। SLR मुद्रास्फीति जो है ना उसको आपको नियंत्रित करने में काम होती है। एक होता है CRR जो होता है ये भी कंफ्यूजन कर देता है। तो देखिए प्रत्येक बैंक को ना, जो रिजर्व बैंक बोलता है कि प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश जो है, कुल कैश के रिजर्व बैंक का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है, कुल कैश के रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है, जिसे कैश रिजर्व अथवा नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है, ठीक। तो इसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। 3 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है कि बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन। तो मैंने बोला था ना, प्रोविंशियल किसान सभा जब भी आए तो शाहजानंद सरस्वती जी का जरूर नाम आएगा, बिहार में किसान सभा कोई भी आए तो। और 1929 में इसका गठन किया गया था, प्रांतीय किसान सभा, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसी का इंग्लिश नाम है। और इनके जो ये आपको याद रखिएगा, जो किसान के सबसे बड़े के नेता के रूप में भी स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी आते हैं। और 1929 में ये गठन किया गया था, ठीक। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, ये कब की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो की थी 1919 में की थी, 1919 में। ठीक, तो ये इसका 1919 लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा फरवरी 1919। ठीक, ये याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह पूछे तो 1917 हो जाएगा। वहीं अगर अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए सत्याग्रह पूछे तो ये 1918 में हो जाएगा। तो ऐसे कर आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय। तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए सबसे पहले जो आंदोलन करने वाले भारतीय हैं ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, राजा को इनको उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को तो अकबर द्वितीय ने दिया था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय भारत में पहले राजनीतिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को जाता है। और इसके साथ साथ एक और है, आत्मीय सभा की स्थापना का भी श्रेय जाता है। सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना किए थे 1815 में। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे ये 1828 में। ये याद रखिएगा, 1828 में किए थे। ये भी याद रखिएगा कि सती प्रथा जो है इसका उन्मूलन के लिए ये बहुत बड़ा योगदान दिए थे। और ये किसके साथ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो उन्मूलन किया था 1829 में, कहीं ना कहीं इनके पीछे ये भी थे। कौन? राजा राम मोहन राय थे। ये याद रखिएगा। राजा की उपाधि मैंने बताया इनको कौन दिया था? तो यही अकबर द्वितीय ने दिया था, मुगल वंश के अकबर द्वितीय ने। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाए 6 का 2। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1917 का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा, यहाँ पर पहला सत्याग्रह देखिए 1917 का कहाँ पर सत्याग्रह था? जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो मैंने ऊपर ही बताया था आपको, चंपारण में राजकुमार शुक्ल 1916 में गए थे लखनऊ में बुलाने के लिए महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी ने सबसे पहला चंपारण जो है बिहार के जिला जो नील की खेती तिनकठिया के विरुद्ध में आए थे। तो ये याद रखिएगा, चंपारण हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बिहार एक अलग राज्य बना किस अधिनियम के तहत? तो ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 अप्रैल आपको 1912 में बिहार और उड़ीसा को दोनों को अलग किया गया था बंगाल से। ठीक, तो बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ थे। लेकिन 1936 में देखिएगा, 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया बिहार से। ठीक, तो बिहार एक अलग आपको राज्य बन गया, अलग उसी समय प्रांत या राज्य बन गया। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा ही उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं हर साल, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान क्या है? तो देखिए कृषि का योगदान 2012 से ही घट रहा है। 2012 में लगभग 17.5% था, अब करीब 15.5% के करीब पहुंच चुका है कृषि का योगदान जीडीपी में। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये 9 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा लगभग 15% के करीब। ये भी याद रखिएगा कि जो भारत में जीडीपी का योगदान कृषि में क्षेत्र में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। भले जीडीपी में ये योगदान कम देता है, लेकिन कृषि में देखिएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि इनमें से कौन भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो कृषि विपणन जो है ये इसके मुख्य दोषों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा अनुकूल मंडी। अनुकूल अगर मंडी होता है तो वो तो अच्छा है ना, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो अनुकूल मंडी इनमें से एक दोषों में से नहीं है। बाकी भंडारण की सुविधा में कमी है, यहाँ पर चूहा सब अनाज खा जाता है, सड़ जाता है। परिवहन की कमी है, यहाँ पर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है। अब धीरे धीरे ये सब बढ़ रहा है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी झील है। अब देखिए ये क्वेश्चन ही इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है। तो ये सबसे आगे पूछे कि आपसे ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे पहले चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक, ये पूछे कि भारत के सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील जो जम्मू कश्मीर है। चिल्का झील कहाँ है? आपको एक लैगून झील है जो कि आपको ये आपको उड़ीसा में मिलता है। ठीक, तो ऐसे झील के बारे में पूछे तो आप आराम से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक झील का और नाम आता है, क्या नाम है उसका? तो सांभर झील आता है, वो राजस्थान में स्थित है। वो भी खारा, उसका एकदम पानी खारा है। ठीक, सबसे ज़्यादा खारा पानी है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो आपसे लोनार जो झील है ना, एक लोनार झील पूछता है, कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो अगर सबसे पूछे कि सबसे कम जोतों का जो औसतन आकार है सबसे छोटा, तो वो हो जाता है केरल का। और केरल के बाद किसका स्थान आता है? तो बिहार का, निम्नतम से द्वितीय, मीन्स के नीचे से द्वितीय स्थान पर आता है बिहार जोतों के हिसाब से। मीन्स के यहाँ के जो लोग हैं ना कृषि में बहुत कम खेत रखे हुए हैं, बस इतना आप जान लीजिए, बहुत कम भारत में। तो 12 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भूगोल के मास्टर वीडियो में मैंने बताया था आपको, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक नया जलोढ़ मिट्टी जिसे बोला जाता है खादर, और एक पुराना जलोढ़ मिट्टी जिसे बोला जाता है बांगर। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए।
ठीक, कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर। और जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किसकी ज़्यादा सबसे होती है, तो इसमें पोटास की अधिकता होती है, पोटास सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन उट्रोजन की कमी होती है इसमें। और ये याद रखिएगा लाल मिट्टी एक होती है, लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है, तो ये भी मैंने बताया था आपको मास्टर वीडियो जब ज्योग्राफी का कराया था मेन चैनल पर। तो लाल जो दिखाई देती है लॉ साइड के कारण दिखाई देती है। और एक होता है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस राज्य को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो यही जमशेदपुर, झारखंड की जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए अलग अलग जो राज्यों के अलग अलग जगह का नाम है, भौगोलिक उपनाम, इसका वीडियो मैं आज ही कोशिश करूंगा ये दे देने के लिए, आपको उपलब्ध करा देने के लिए। ठीक, अगर मेरे पास समय बचता है तो आज ये वीडियो मैं उपलब्ध करा दूंगा, देख लीजिएगा शॉर्ट में वन लिनियर के माध्यम से जल्दी से मैं आपको करा दूंगा। ठीक, तो ये 14 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह है। जो भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह है ये कितना है, तो ये देखिए भारत में 12 बंदरगाह थे, लेकिन पोर्ट ब्लेयर भी एक प्रमुख बंदरगाह हो गया है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, वो तो 13 हो चुके हैं अभी, लेकिन प्रमुख बंदरगाह में अभी इसमें जो आंसर हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। जैसे कि सबसे बड़ा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, ये याद रखिएगा। पूछ सकता है कि एक जवारीय बंदरगाह कौन सा है, तो ये कंडला जो है ये गुजरात में स्थित है, जो एक जवारीय बंदरगाह है। एन्नौर पूछता है तो ये चेन्नई, आपको एन्नौर बंदरगाह क्या है, तो चेन्नई बंदरगाह को दबाव कम करने के लिए ही विकसित किया गया है और ये भी कर्नाटक। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप में है, जो कि 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में इसकी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। देखिए जो बड़े बंदरगाह होते हैं उसको केंद्र सरकार देखता है, जो छोटे बंदरगाह होते हैं राज्य सरकार। और बंदरगाह भी मैं आपको करा चुका हूँ, मास्टर वीडियो ज्योग्राफी देखे होंगे तो इसलिए मैंने बोला कि मास्टर वीडियो जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ। आज मैं आपको केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो दे चुका हूँ मेरे चैनल पर, वो देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको लगभग मैं करा चुका हूँ। अब फिजिक्स का बचा हुआ है, अगर आज मुझे समय रातों रात तक मिलता है तो कल सुबह तक या आज ही मैं आपको फिजिक्स का भी देने की कोशिश करूँगा। देखिए अब यहाँ से आपको शुरुआत होता है 9वां सेट, 9 नंबर का सेट स्टार्ट होता है। ये मैं आपको किससे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए बुक लेने की आपको जरूरत नहीं, 5 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है, मैं सारा कोशिश करता हूँ क्वेश्चन जो आपको जरूरी है कराने के लिए। ये आपको जो है किरण प्रकाशन का बुक है, जो कि फॉरेस्टर के लिए आया था। इसमें पहला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन की सभापति किया गया है। तो देखिए महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो सभापति के रूप में किए थे, ये आपको मात्र एक किए थे, जो कि 1924 में किए थे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि 1924 में ये किए थे, ये कर्नाटक के बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था वो, और वो 42वां अधिवेशन था कांग्रेस का। तो ऐसे कर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसमें भूलना नहीं है। और इनके अधिवेशन के बाद ही 1925 में भारत के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, और वो अधिवेशन हुआ था सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा। अगर कांग्रेस का स्थापना पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में हुआ था ओएम हुरुम द्वारा, एक्टोबिन हुरुम द्वारा, और इसके अध्यक्ष पाला बनाए गए थे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया। तो 1 अप्रैल से आपको 31 मार्च तक वित्तीय अपना वर्ष, जो वित्तीय लेखा जोखा होता है उसके लिए वित्तीय वर्ष होता है, ये जो नहीं बनाया है ये है अमेरिका। अमेरिका नहीं, क्योंकि अमेरिका के 1 जनवरी से दिसंबर तक चलता है वित्तीय वर्ष। बाकी न्यूजीलैंड, कनाडा ये सब बनाया हुआ है वही डेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था ये आपको बताना है। तो ये थे शाह आलम। ठीक, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक, इसके बारे में डिटेल्स कुछ बता देता हूँ। ठीक, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, अली गौहर के जो अली गौहर था ये शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल के गद्दी पर बैठा था। और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम सिराजुद्दौला के साथ मिलकर बक्सर के युद्ध में भाग लिया था और पराजय हुआ था। ठीक, इसके बाद शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की संधि किया, जिसमें आपको पता ही है क्या क्या दे दिया था ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको बता देना है कि शाह आलम द्वितीय जो है ये आपको क्या किया था, इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। जब आपको पटना में आप लोग रहते होंगे तो पटना में आप सुने होंगे या बिहार में ही कि पटना में काफ़ी बाढ़ आया है। तो पटना में बाढ़ लाने के मुख्य ये जो नदी है यही है, और इसके कारण बाढ़ आता है। इसे गर्मी के दिन में ये पूरा सूख जाता है। ये कौन सी नदी है, तो पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी याद रखिएगा, एक गंगा के सहायक नदी है, आपको ट्रिब्यूटरी है, और फतुहा में गंगा में मिल जाती है। जो पटना के करीब फतुहा है ना उसमें गंगा में मिल जाती है, लेकिन आपको बरसात के दिन में खूब इसमें पानी आ जाता है, खूब भर जाता है लबालब। ठीक, ये सब याद रखिएगा। ये कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, आपको झारखंड से निकलती है, झारखंड के पलामू जिले से ये निकलती है। ठीक, बाकी फिर ऐसे ही औरंगाबाद पार करते हुए, गया पार करते हुए पटना के जिले में बहती हुई आगे जाके गंगा जी में गिर जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कनौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो कनौज से पूर्व हर्षवर्धन जो शासक था ये कहाँ से शासक था ये बताना है।
तो ये थानेश्वर का यहाँ पर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, थानेश्वर का था। देखिए जो सबसे पूछे कि अंतिम हिंदू जो सम्राट के रूप में ये हर्षवर्धन का नाम आता है। ठीक, यहाँ पर देखिए उसने पंजाब सहित समस्त भारत पर भी राज किया था और ये थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था और कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता। अभी देखे होंगे कृषि जो कानून आया है उसके विरोध में काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एमएसपी ही है, सोच रहे हैं सरकार हटा देगा, खत्म कर देगा। बाकी अब क्या है वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखिए तो दाल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो मसूर का दाल नहीं आता, मसूर नहीं आता। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। दाल के अंतर्गत अगर पूछे सबसे ज्यादा दाल कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 है कि सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई। देखिए सकल घरेलू एक उत्पाद होता है, एक सकल घरेलू जो प्रसन्नता होती है, खुशहाली होती है, ये जो शुरुआत किया गया था ये हमारे पड़ोसी देश ही भूटान द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक, ये सकल घरेलू प्रसन्नता निकलता है भूटान। ठीक, ये याद रखिएगा। 7 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी भारत की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर देखिए उत्तरी बिहार, माफ कीजिएगा, उत्तरी बिहार पूछ रहा है। तो भारत के जलवायु को कोपेनहेगन ने अलग अलग आपको भागों में बांटा है, जिसमें उत्तरी बिहार की जलवायु किससे आपको बताता है, तो उत्तरी बिहार की जो जलवायु है ये CWG में डिवाइड किया है। और अगर यही पूछे कि दक्षिणी आपको बिहार की जो जलवायु है ये किस में आपको किया गया है, तो ये किया गया है AW में, दक्षिणी बिहार के। ठीक, ये याद रखिएगा। उत्तरी बिहार के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा CWG, क्योंकि उत्तरी बिहार में आप देखिएगा काफ़ी मात्रा में बाढ़ भी आता है, बारिश भी होता है। 9 देखिए पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं। तो पंजाब के किस गांव ने आपको, पंजाब में ये गांव ने आपको याद रखिएगा, इसका नाम ही अलग तरीका से, बहुत आसान नाम है, संसारपुर। ये बस इस याद कर लीजिए, संसारपुर ने सबसे ज़्यादा खिलाड़ी दिया है हॉकी में, जो कि ओलंपिक खिलाड़ी थे, और ये अलग अलग खिलाड़ी दिए थे, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि इनमें से कौन से नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो इनमें से कौन से नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, ये आपको बताना है। तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है, विद्या देवी भंडारी, ये याद रखिएगा। 2 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में और दूसरी राष्ट्रपति है, ये याद रखिएगा। विद्या देवी भंडारी कम्युनिस्ट पार्टी से ही आती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है अलग अलग बुक में आप देखिएगा कि उससे कोई तुक नहीं बनता है, वो क्वेश्चन डालने से करंट अफेयर या कुछ ऐसा स्टैटिक्स पर्सन वो तुक नहीं बनता है, लेकिन क्यों आखिर क्वेश्चन वो डाला जाता है, आपको भी पता है कि वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसलिए डाला जाता है कि जब आप सेट लगाए ना तो आपको अनुभव हो कि मैं 100 में 100 नहीं लगा पाऊँ। ठीक, इसलिए वो क्वेश्चन डाला जाता है कि आपको वो क्वेश्चन आया ही नहीं, वो क्वेश्चन कभी मत आए, वो क्वेश्चन छोड़ने वाला है आपको। ठीक, आप क्वेश्चन वो सुने ही नहीं होंगे। अब ये जो है कि ये वाला कभी आप सुने थे, क्वेश्चन नंबर 9 थे, देखिए ये संसारपुर जो था ये ओलंपिक, ये कभी देगा, ये पंजाब के हो सकता है कि एग्जाम में दे सके, बिहार के एग्जाम में ये कहाँ से देने वाला है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन देता है। ठीक, मेरे द्वारा भी एक बहुत जल्दी ही बुक लिखा जा रहा है, आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का बुक मिलेगा, अभी उस लिख रहे हैं, इसी में आपको उसमें भी समय देना पड़ता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया। तो हाथ से मैला उठाने के कार्य को सबसे पहले जो प्रतिबंधित किया गया, ये पूछ रहा है कब से प्रतिबंधित किया गया है। ये किया गया था आपको 1993 से ही। और उस समय कौन किसकी सरकार थी 1993 में पूछ सकता है, तो किसकी सरकार में, तो ये आपको उस समय सरकार जो था नरसिम्हा राव जी की सरकार था, और ये प्रतिबंधित किया गया था कि हाथ से कोई भी मैला नहीं उठाएगा। ठीक, अगर ये बात किया जाए कि अभी कौन सा मैला उठाने में सबसे आगे है, तो महाराष्ट्र सबसे आगे है हाथ से मैला उठाने में, ये याद रखिएगा, ऐसे ये प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो ये देखिएगा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ये अलग अलग जो जिले हैं, जैसे दरभंगा में हुआ, सारण हुआ, इसके सारण छपरा को बोला जाता है। इसमें आप देखिएगा कि बाढ़ के चलते बाढ़ वाला आता है, तो देखिए जो नदी मिट्टी लाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और ये रहा बिहार में, तो बिहार में क्षेत्र में बाढ़ भी आता है, तो इसमें क्या आता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी आ जाता है, खादर जिसे बोला जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। ठीक, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है। जो मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र है, ये आपको हेल्थ है, आपको जो कार्ड आपको जारी किया जाता है सॉइल का, ये आपको बारे में कौन सा सही है बताना है आपको। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बात सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता व वृद्धि की जानकारी, ये भी बात सही है। यह फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की सही मात्रा में जानकारी देती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये उपयुक्त में से डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो ये तो पता ही है, भारत सबसे बड़ा को विशालतम है, लोकतंत्र स्थापित है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर लोकतंत्र है। ठीक, और यहाँ के सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है,
और यहाँ पर जो लोकसभा है इसका आयोजित की गई थी, सबसे पहले जो लोकसभा आयोजित की गई थी ये आपको कब की गई थी, तो 13 मई 1952 में की गई थी, ये याद रखिएगा। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या अधिक से अधिक 552 हो सकती है, लेकिन अभी 545 पर चुनाव होता है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अभी कौन से चुनाव हुआ था, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन आया था 18वीं शताब्दी के अंत तक, ये जाता है किसको श्रेय जाता है, तो ये जाता है आपको रामानंद को, ये याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानंद को जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट आपको 10 है, क्योंकि एक दिन में मैं आपको 1 से लेकर 5 सेट करा रहा हूँ। ये आपको 10वां सेट है, ठीक, 10वां सेट यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये बताइए आपके सामने कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। ये आपको देन भारत का ही देन है शून्यकाल का, ये कहीं विदेश से नहीं ग्रहण किया गया है, ये भारत का देन है। भारत के संसदीय प्रणाली में अखबार द्वारा बार बार यूज किए जा रहे थे, इसलिए ये ग्रहण कर लिया गया। और जो ये शून्यकाल पूछ रहा है कि ये क्या है, असल में ये क्या है, शून्यकाल जो है ये जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, शून्यकाल होता है, ठीक। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। अभी ये 1 से 2 बजे तक चलता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है, ये भारत का ही देन है शून्यकाल का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था बीएससी में, तो पहले का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना या भाखड़ा बांध जो है ये सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। ये जो बना है ये आपको सतलज नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी, याद रखिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना के नाम से भी यह जाना जाता है। 1948 से शुरू हुआ था बनना, 1963 में यह बन गया था। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध के नाम से भी ये जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और इससे जो लाभान्वित राज्य होते हैं, ये पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, इससे पानी यूज करते हैं, इसका लाभान्वित होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मुख्य घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। तो साइलेंट वैली और साइलेंट आपको सिलिकॉन सिटी दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो साइलेंट वैली जो है ये आपको कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, ठीक। ये केरल में स्थित, विविधता के लिए यह जाना जाता है पश्चिमी घाट में। तो ये आपको याद रखिएगा केरल में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि आपको सिलिकॉन सिटी कहाँ स्थित है, तो वो कर्नाटक में स्थित है। बेंगलोर को आपको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। केरल याद रखिएगा, मसालों के आपको सबसे ज़्यादा मसाला यहीं पर होता है, काजू भी, आपको लौंग भी, क्या आपको नारियल भी, ये सब आपको याद रखना है। कहीं ना कहीं रबर भी होता है यहाँ पर। और आपको लिंगानुपात भी अच्छा है और सतर्कता दृष्टि से पहले और लिंगानुपात की दृष्टि से भी पहले स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। तो मैंने बिहार स्पेशल जब कराया था आपको मास्टर वीडियो, तो उसमें बताया था बिहार का स्पेशल जो जूट उत्पादन जिला है, सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है, ये पूर्णिया जिला है। क्योंकि जूट उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये बाढ़ वाला क्षेत्र में होता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है इसे। और यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है ये पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद बिहार में, फिर उसके बाद असम में होता है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। दक्षिण में सबसे सुदूर जो स्थित द्वीप है एकल द्वीप, ये आपको नाम बताना है। दक्षिण में सबसे दक्षिण में स्थित यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा द्वीप है, तो ये जो द्वीप की आपको नाम पड़ेगा ये पड़ेगा ग्रेट निकोबार द्वीप। और यहीं पर आपको इंदिरा पॉइंट भी स्थित है जो कि दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको लगा लेना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, जो 2400 में सबसे पहले तीर्थकर हुए थे, तो वो जो तीर्थकर थे ये थे ऋषभदेव। पूछ सकता है क्वेश्चन, ऋषभदेव थे, ठीक। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, ये याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, महावीर दिया है जी, महावीर नहीं, महावीर वास्तविक तीर्थकर अगर दे तो आपको लगाना है। प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। तो ये क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिएगा, इसमें आपको आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक। इस बुक में ये वाला 6 का आंसर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ 1 दिया हुआ है तो इसे आपका क्या कर लेना है, 2 कर लेना है, ठीक। पहले वास्तविक अगर पूछे ना वास्तविक तीर्थकर कौन थे तो आपको लगा सकते हैं ये महावीर जी को, क्योंकि महावीर जी 24वें तीर्थकर थे और वास्तविक तीर्थकर भी माने जाते हैं। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडनग्राम में हुआ था, ये याद रखिएगा। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावपुरी में हुआ था। और पावपुरी में मृत्यु हुआ था, तो ऑब्वियसली सी बात है लास्ट अपना उपदेश भी पावपुरी में ही दिए होंगे, तो ये बिहार में ही आपको याद रखिएगा पावपुरी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश या भारत के रूर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है रूर के रूप में, ठीक। तो ये आपको दिल के देश खनिज के रूप में जो जाना जाता है ये छोटा नागपुर पठार है। इसमें बहुत से खनिज मिलते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है उड़ीसा हुआ, आपको झारखंड हुआ, आपको जो छत्तीसगढ़ हुआ, इस क्षेत्र में ये छोटा नागपुर पठार पड़ता है। तो ये आपको याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो बक्साइड हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, मैग्नीज हुआ, कोयला हुआ, ये सभी मिलते हैं इसमें, ठीक। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। जो त्रिवेणी नहर है ये किस नदी पर निर्मित है ये आपको बताना है। तो त्रिवेणी नहर है बिहार के चंपारण क्षेत्र में गंडक नदी पर स्थित है। माफ़ कीजिएगा, इसमें कहीं ना कहीं नेपाल भी आता है। नेपाल, बिहार और यूपी के मिलकर ये आपको यहाँ आपको निकाला गया है ये। और इससे लाभान्वित राज्य भी कहीं ना कहीं यूपी का भी कुछ राज्य आता है, जैसे गोरखपुर, देवरिया, ये आपको लाभान्वित होते हैं इसके पानी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ से किस कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होते हैं।
तो ये पूछ सकता है कि उत्तरी आपको जो भारत में बारिश होता है जाड़े के दिन में, वो किस कारण से होती है। ये आपको दरोगा मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये कहाँ से उत्पत्ति होती है? पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति होती है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। 9 का आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। आर्टिकल 32 जो संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है, और इसमें 5 प्रकार के रीट जारी करता है जो आपको सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल अगर 226 की बात कहे तो ये आपको उच्च न्यायालय अलग अलग जो जारी करते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पांचों रीटों का नाम पूछ सकता है। पांचों रीटों का नाम बस झट से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिनको बंदी बनाया गया है 24 घंटे के अंतर्गत उनको प्रत्यक्ष किया जाए। परमादेश, आपको यह आदेश दिया जाता है कि ये काम करो। प्रतिषेध, आपको रोका जाता है ये काम करने के लिए क्योंकि आपका इस काम के मतलब के लिए आप सही नहीं है। ठीक, इसकी आपको निचले न्यायालय को ये कहा जाता है आपको प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, दूसरे के जगह पर आकर अपना काम कर रहे हैं, तो आखिर किस जगह पर काम कर रहे हैं। उत्प्रेषण, ये पांचों रीट जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये मौलिक अधिकार है जिसमें 6वां मौलिक अधिकार यही है। आपको जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 को मैंने काटा बोला जाता है संविधान का, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से। जब मास्टर वीडियो में करा रहा था तो ये सभी मैं आपको करा चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सरकारी भाषाएं, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं आपको नहीं कराया हूँ, हो सके तो आज ही कोशिश करूंगा संयुक्त राष्ट्र संघ भी देने के लिए, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं दे दूंगा आपको वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ से, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सरकारी जो भाषाएं होती है ये आपको कौन कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये जो भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, ये है आपको अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो ये याद रखिएगा, फिर से नाम रखिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। और ये इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, लगा लेना है अच्छे से। ठीक, इसके जो अभी जो सदस्य की संख्या है ये कितना है, तो 193 है। 193वां सदस्य कौन बना था, तो ये दसड़ी सूडान बना था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मुख्य स्थान कहाँ है। जो मुख्य मिस के वहाँ की मृत्यु कहाँ पर हुआ था इनका, तो ये आपको इनको हुआ था यहीं पावापुरी, मैंने बताया था ना पावापुरी में हुआ था। तो ये याद रखिएगा 72 वर्ष की आयु में इनका मोक्ष हुआ था पावापुरी में। ठीक, बिहार के पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन, देखिए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे ग्रेट ब्रिटेन में, ये जो आपको लंदन में हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तो ये इस तीनों में जो भाग लिए थे, ये भाग लिए थे बी आर अम्बेडकर जी भाग लिए थे, और जो महात्मा गांधी भाग लिए थे वो मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो भाग लिए थे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपको नवंबर 1923 में हुआ था, द्वितीय जो हुआ था सितंबर 1931 में हुआ था, और जो तृतीय हुआ था ये आपको नवंबर 1932 में हुआ था, ये याद रखिएगा। तीनों में जो भाग लिए थे ये आपको भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। मेरुदंड जो होता है ना, मेरुदंड मुख्य रूप से शरीर में जो होता है वो शरीर को खड़ा रखता है, वैसे ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेरुदंड कौन सा क्षेत्र कहा जाता है यह बताना है। तो ये कहा जाता है आपको कृषि का क्षेत्र। कृषि का क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अधिक लोग इसी में लगे होते हैं, लगभग 60% के करीब। ऐसे जीडीपी में इसका योगदान मात्र आपको 15% के करीब है, लेकिन आप देखिएगा कि जो मुख्यतः आपको औद्योगिक क्षेत्र में जो आपको वस्तु आता है उसका उत्पादन कहीं ना कहीं यहीं से आता है, यहीं से होता है, तो जाकर औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग माल तैयार किए जाते हैं, तो कृषि से ही कच्चे मालों की प्राप्ति होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। सारनाथ में किया गया था, धौला में किया गया था, साहबगढ़ी, देखिए साहबगाजगढ़ी में नहीं किया गया था, ये पाकिस्तान में अभी पड़ता है साहबगाजगढ़ी, और इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था 2004 में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसमें आपको ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था अशोक की इस शिलालेख में। ठीक, तो 15 का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको खत्म होता है, और अब बचा आपको 11 से लेकर 15 तक सेट। ठीक, तो 15 सेट मात्र इसमें दिया हुआ है, तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कौन कौन से बिहार पुलिस के फॉर्म भरे हैं आप बताइएगा जरूर। आज मास्टर वीडियो मैंने अपलोड किया था केमिस्ट्री का, नहीं देखे होंगे तो मेन चैनल पर देख लीजिएगा, और जरूर बताइएगा क्योंकि बिहार पुलिस का फॉर्म भरे होंगे तो मैं आपको उसका तैयारी कराने भी शुरू करूँगा इस पर भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी हमारे डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।